हे गाइस, सो आज हम पढ़ते हैं एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक्सटर्नल एड्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एड्स कौन कौन सी होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल एड्स के बारे में। मतलब जब इंटरनली हमें अपने स्टैट्यूट का मतलब और उसकी मीनिंग, उसका रीज़न नहीं पता चल पाता है तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ हेल्प लेने जाते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल का नंबर हमेशा ही सेकंड पोजीशन पे आएगा। पहले हम चाहेंगे कि इंटरनली जो भी प्रॉब्लम हमें इंटरप्रिटेशन में आ रही है हम वहीं से सॉल्व कर दें, लेकिन अगर इंटरनली बात नहीं बनती है तो हम एक्सटर्नल पे जाएंगे। तो अब ये एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग, एड्स which are not available inside the statute but outside the statute, the court may seek help of the external aids in case of repugnancy or inconsistency in the statutory provisions। जो कि आपको पहले से पता है, पहले हम इंटरनल की तरफ जाएंगे, काम नहीं बनेगा, फिर हम एक्सटर्नल की तरफ जाएंगे, और जो भी रिपग्नेंसी और इनकन्सिस्टेंसी हमें फील हो रही है अपने स्टैट्यूट में उसको दूर करेंगे। तो अभी एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एड्स। पहला, डिक्शनरीज। अब देखिए, अगर हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है और उसका मीनिंग सेक्शन 2 या सेक्शन 3 जो भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें भी गिवन नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है हम उसका मीनिंग कहाँ देखेंगे? कॉमन सेंस में भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे। बिल्कुल, अगर डिक्शनरी में उसका मीनिंग मिल गया और उस सेंस में सूट कर गया तो वहाँ से हमारी बात बन जाएगी। तो डिक्शनरी क्या हुआ? डिक्शनरी क्या ये इंटरनल सोर्स है? नहीं, ये एक्ट के स्टैट्यूट के अंदर थोड़ी मिला, हमने बाहर से लिया है। तो ये डिक्शनरी पहला एक्सटर्नल एड है। सेकंड, टेक्स्ट बुक्स। कुछ कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमारे स्टैट्यूट में दिया नहीं रहता, तो हमें उसके लिए रेफ़र करना पड़ता है टेक्स्ट बुक्स को। तो टेक्स्ट बुक क्या हो गई? एक्सटर्नल एड्स हो गई। थर्ड वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न। अगर ऑब्जेक्ट एंड रीज़न की स्टेटमेंट्स पब्लिश है तो वहाँ से भी हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। फोर्थ इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स या फिर स्पीचेस। अगर हमें कुछ हिस्ट्री में जाना है, हमें लगता है कि शायद हमें वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम जो भी डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पे हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हम उनको रेफ़र करेंगे। हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा वहाँ से क्लू मिल जाए, कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो हमारा इंटरप्रिटेशन में जो भी इनकन्सिस्टेंसी आ रही है उसको दूर कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स एंड स्पीचेस एक टाइप है एक्सटर्नल एड का। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव डिबेट्स। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट हो गई उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, और लेजिस्लेटिव डिबेट्स हो गई जो हमारी लेजिस्लेटिव डिबेट्स चलती रहती हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की प्रोसीडिंग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? लेजिस्लेटिव डिबेट्स है। हो सकता है कि उन डिबेट्स में कुछ ऐसा कहा गया हो जहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल पाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स, उसके बाद लेजिस्लेटिव डिबेट्स है, स्पीचेस। आगे चलते हैं। कमिटीज़ रिपोर्ट्स। कई सारे ऐसे इशू होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट एक्ट बनने के बाद डायरेक्ट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कई बार कमिटीज़ को पहले बनाया जाता है कि कमिटीज़ चेक करेगी इस लॉ की वैलिडिटी या फिर इसके एप्लीकेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। तो कमिटीज़ की रिपोर्ट्स आती हैं। कई सारी कमिटीज़ आप जानते भी होंगे। अगर आप किसी भी एक फेमस कमेटी को जानते हैं तो आप उसका नाम डिस्प्ले लिख सकते हैं। सो कमेटी रिपोर्ट्स, ठीक है, कमेटी रिपोर्ट्स को हम रेफ़र कर सकते हैं कि उस कमेटी ने ऐसा कहा था उस टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें हमारा जो भी एक आंसर है उसको भी मजबूत बनाती है, और साथ ही साथ हमारा जो भी इंटरप्रिटेशन में हेल्प होती है वो कमेटी रिपोर्ट से हो सकती है। नेक्स्ट इज़ फॉरेन लॉ एंड डिसीजंस। कई बार हम फॉरेन लॉ का रेफरेंस लेते हैं, तो वो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हमारे पॉइंट पे वैलिड होता है। तो फॉरेन लॉ एंड डिसीजंस, कुछ भी फॉरेन लॉ के कोई भी डिसीजंस हैं तो वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं और हम उनका रेफरेंस ले सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एड। नाउ एट्थ इज रिलेटेड स्टैट्यूट। कई बार हम, जैसे आप अगर पढ़ते हैं तो आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें हमें कॉम्बिनेशन बैठाना होता है। तो ये क्या है? रिलेटेड स्टैट्यूट्स है। ऐसे सिर्फ ये एक एग्जांपल है, और भी कई सारे स्टैट्यूट्स हैं जहाँ पे हमें एक स्टैट्यूट को पढ़ते समय दूसरे का रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ये सारा किस में आएगा? एक्सटर्नल एड में आएगा। नाउ नाइन्थ एंड लास्ट इज कस्टम एंड यूसेज। बिल्कुल सही बात। अगर उस पॉइंट पे कोई कस्टम चलता हुआ आ रहा है, कोई यूसेज चलता हुआ आ रहा है, तो हमें उसको रेफ़र करना पड़ेगा। और ये क्या है? ये कोई एक्ट के अंदर नहीं है, इसलिए 9 के 9 पॉइंट्स में क्या लिखे गए हैं? ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। मतलब
एक्ट के बाहर के सोर्सेज हैं जो हमारी उस एक्ट को पढ़ने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।